नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मैंने देखिए फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की आंसर की तो डाल दी है, और ये 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट की जो आंसर की थी वो भी बची हुई थी, तो वो भी मैं डाल देता हूँ, क्योंकि आप जैसे साथियों की मांग हो रही थी कि बोले सर 27 तारीख वाली भी डाल दीजिए जो सेकंड शिफ्ट की थी। ठीक है, देखिए माहेश्वर सूत्रेषु अक प्रत्यार, माहेश्वर सूत्रों में अक प्रत्यार है। तो अक प्रत्यार में वर्ण कौन से होते हैं? देखिए अक, अक यानी जो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र है उसमें क्या होगा कि ए ई उ और री और द्री, तो उसमें जो पीछे वाला जो हलंत वाला वर्ण है वो उठा देते हैं। हम क्या करते हैं ए ई उ री और द्री, यानी 5 वर्ण होते हैं अक प्रत्यार में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ये वाला। ठीक है, सभ्यता में क्या पूछा गया है कि प्रत्यय पूछा गया है सभ्यता में। सभ्यता शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो देखिए ऑप्शन में बहुत सारे आए होंगे, लेकिन मेरे पास जो आए हुए हैं वो इस तरीके से आए हुए हैं। मैंने शब्द देखे, मैंने ये वाले शब्द आए हुए हैं मेरे पास। तो देखिए इसमें तल प्रत्यय होगा। क्या होगा? तल प्रत्यय होगा। सभ्य प्लस तल है। तल प्रत्यय में क्या होता है कि ता से रहता है, जैसे मनुष्य प्लस तल मनुष्यता, और जन प्लस तल जनता। ठीक है, आगे क्या होगा? त्यागो ही अस्या एको महामंत्र है, यानी त्याग ही इसका एक महामंत्र होता है, यानी त्याग ही इसका एक महामंत्र होता है। तो इसमें पूछा गया कि अव्यय पद पूछा गया, तो अव्यय पद क्या होगा? ही होगा अव्यय पद, क्योंकि अव्यय पद कहीं भी प्रयोग किया जाए किसी प्रकार की कोई उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे चलते हैं हम। त्यागेन एव, त्यागेन नैव है, इसमें पूछा गया कि संधि पूछी गई है। ठीक है, तो संधि क्या होगी? त्यागेन प्लस एव, यानी त्याग से ही, त्यागेन प्लस से। इसमें क्या हुआ कि देखिए ए और ए मिलकर के क्या बना? आई बन गया। तो क्या होगा? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में ऐसा नियम है, पुत्र चंद्रम इच्छति। इसमें क्या बनाना है आपको? यहां पुत्र है, पुत्र चंद्रम, चंद्रम इच्छति वाच्यम परिवर्तन, इसमें वाच्य परिवर्तन बनाना है आपको। तो वाच्य परिवर्तन मैंने आपको बताया था कि ये कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति जिसके स्थान पे कर्मवाच्य बनाते समय में क्या करना है? तृतीया में करना। तो क्या हो जाएगा? पुत्रेण हो जाएगा। और चंद्रम जो लिखा हुआ है द्वितीय विभक्ति में कर्म है, कर्म कारक में द्वितीय होती है, तो कर्म को क्या करना है? प्रथमा में करना, चंद्र है। और इसमें इच्छति है, इच्छति में क्या होता है? इच्छा, तो इसमें इस धातु होती है। कैसा धातु होते? इस धातु होते थे। इसमें यते जोड़ दो और इस यते बन जाएगा, तो कर्मवाच्य का रूप हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। बै का क्या पूछा गया? बै का क्या पूछा गया? उच्चारण स्थान पूछा गया। तो उच्चारण स्थान पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि बै का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है ना? उपु दमानिया नाम ओष्ठ है, यानी उ और प वर्ग के प फ ब और मैं का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ है, यानी ओष्ठ। पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, पिता पुत्र से क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा। ये आपका कर्म कारक है, कर्म कारक में और एकतित कर्म एकतितम च ऐसा सूत्र है जो जिसमें द्विकर्मक होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। तो पृच्छ धातु होती है, इसमें कौन सी धातु होती है? पृच्छ धातु होती है। पृच्छ का अर्थ होता है पूछना, तो इसमें 2 कर्म हो गए, 2 कर्म है ना आपके। तो क्या होगा? पिता पुत्रम प्रश्नम पृच्छति, यानी पिता पुत्र से प्रश्न पूछता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पिता पुत्र से प्रश्न पूछता है, इस तरीके से हो जाएगा आपका ये। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था कि एक कर्म होता है जो, तो क्या होता है? एकतित कर्म होता है, यानी गौण कर्म होता है। एकतितम च सूत्र एक कारक में कारक विभक्ति का एक कर्म कारक होगा जिसमें द्विकर्मक क्रियाएं होती है। द्विकर्मक क्रियाएं 16 होती है। दुआ याच पच दंड, इस तरीके से आप देख लेना एक बार। और प्रसन्नम यह इष्टितम कर्म, तो ये क्या होगा? मुख्य कर्म। तो गौण कर्म और मुख्य कर्म, तो इसलिए यहां द्विकर्मक हुआ। तो इसका जो अनुवाद होगा वो इस तरीके से होगा, कारक के अनुसार, कारक विभक्ति के अनुसार। ठीक है, आगे दे रखा है संभूतम। संभूतम में क्या दे रखा है कि प्रत्यय पूछा गया है। तो देखिए कत प्रत्यय होगा। कैसे होगा? शंभु, शंभु में कत प्रत्यय ऐड करो, कत में से तैसे से रहता है, तो क्या बनेगा आपका? संभूतय बनता है। वैसे तो देखो ऐसे बनता है ये संभूत है। संभूत क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में, संभूता स्त्रीलिंग में, और संभूतम नपुंसक लिंग में बन जाएगा आपका ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कत प्रत्यय होगा स्थलियम। स्थलियम का क्या पूछा गया? संधि विच्छेद पूछा गया है। तो स्थली प्लस ईयम, स्थली प्लस ईयम, तो ये होगा आपका दीर्घ संधि होगा, क्योंकि दीर्घ ई और लघु ई मिलकर के क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा। स्वर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें आपकी, क्या हो जाएगी? स्वर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। इसमें दे रखा है कि विशाल वृक्ष है। मैंने आपको बताया था कि जब विशेषण और संज्ञा, संज्ञा शब्द जब आए तो वहां कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष से कर्मधारय समास होता है ना, तो वहां कर्मधारय समास होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। इसका जो विग्रह होगा वो क्या होगा? विशाल वृक्ष है। क्या हो जाएगा? विशाल वृक्ष है। इस तरीके से हो जाएगा इसका, विशाल वृक्ष है यानी विशाल है वृक्ष, विशाल वृक्ष यानी वृक्ष को बड़ा बताया गया। अब देखिए ये विशेष्य हो गया, संज्ञा शब्द है, और ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो इस तरीके से इसमें कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। ई का उच्चारण स्थान पूछा गया, इचुए स्थानम तालु, इचुए स्थान अकुए विसर्जनम कंठ है, इचुए स्थानम तालु, तो ये इसका क्या हो जाएगा? तालु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे दे रखा है कि 46 46, क्या दे रखा है? 46 46, तो क्या हो जाएगा? संख्या ज्ञानम षट चत्वारिंशत, एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, ठीक है, और पंच चत्वारिंशत, षट चत्वारिंशत, इस तरीके से ये हो जाएगा इसका आपका। ठीक है ना। आगे दे रखा है आपका निज स्वार्थान। मेरे पास जो आया है वो निज स्वार्थान लिखा हुआ आया था। किसी बच्चे ने कमेंट मुझे बताया था कि सर निज स्वार्थान, मैंने जो पूछा गया तो उसमें निज स्वार्थान का तो होगा, द्वितीय का बहुवचन होता है, निज स्वार्थम, निज स्वार्थ, तो है ना, तो निज स्वार्थान ये द्वितीय का बहुवचन है। और आगे दे रखा है कि संतोष है, संतोष है परम सुखम, यानी संतोष ही परम सुख है, यानी जो संतोष है, संतोष ही परम सुख है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुखम होगा, क्योंकि जो ऑप्शन में होगा आपका वो सुखम होगा। आगे दे रखा है कि 5:45, मैंने आपको बताया था कि समय लेखन पढ़ाते समय भी मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार का हो 45 मिनट को, यदि घड़ी की बड़ी सुई 45 मिनट को दर्शाए तो वहां पौने का नियम लगाते हैं। पौने की संस्कृत क्या होती है? पादोन होती है। तो क्या हो जाएगा? यहां तो लिख देंगे हम पादोन, और इसके आगे वाली संख्या लिखते हैं हम, जैसे 5:45 है तो उसको हम कहेंगे यानी 5:45 हो गए, तो क्या लिखेंगे हम? पादोन षट वादने या पादोन षट वादने। ठीक है, तो राइट आंसर ये होगा आपका। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा आपका ये वाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो आगे इसमें 4-5 क्वेश्चन और देखना। इसमें आगे दे रखा है यहाँ पर कि तम बालक पुस्तकम देई, यानी उस बालक को पुस्तक, इसमें क्या करना है कि संशोधित करना है बालक इसको वाक्य को। तो देई देई यानी देने की क्रिया में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संप्रदान कारक, संप्रदान कारक यानी देने की क्रिया में, यानी किसी क्रिया के माध्यम से जो कुछ हो रहा है। इसमें क्या होता है ना कि कर्म चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यह दे रखा है कि तस्मै बालकाय पुस्तकम देई, यानी उस बालक के लिए पुस्तक देई, यानी दो, देई शब्द है। तो यहां देखिए इस तरीके से हुआ, यहां चतुर्थी है, यहां चतुर्थी हो गई, क्योंकि यहां विशेष्य और विशेषण, विशेष्य और विशेषण है दोनों है, तो दोनों में सेम विभक्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तस्मै बालकाय पुस्तकम देई होगा। श्लोक छंदस है वसंत तिलका यानी जो आया था मेरे पास, मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि सर वसंत तिलका है। तो मैंने वहां देखा था, क्योंकि वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, और इसमें जो गण व्यवस्था होती है क्या होती है? तगण, बगण, जगण, जगण, दो गुरु, यानी तब जज दो गुरु, ऐसी ट्रिक होती है। क्योंकि मैंने जो छंद पढ़ा रखे हैं, बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ा रखे हैं, तो वहां है कि तगण, बगण, जगण, जगण, दो गुरु, यानी तब जज दो गुरु। इस तरीके से याद करते हैं इसको। देख कैसे मैंने कैसे याद रखा है? तब जज दो गुरु,
ये शॉर्ट ट्रिक बना रखी है मैंने, पढ़ाते समय भी बताई थी। ठीक है, आगे दे रखा कि अभ्यास सिद्धांत से अपर नाम, यानी अभ्यास सिद्धांत होता है, अभ्यास सिद्धांत का मतलब होता है कि प्रयास करना, बार बार निरंतर कार्य करना। तो क्या होगा, क्रियाशील सिद्धांत होगा इसका आंसर। क्या, क्रियाशील का भी वही होता है कि निरंतर अभ्यास करना। ठीक है, आगे क्या है, मौखिक विधि अपर नाम। मौखिक विधि का मतलब होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूं, ये तो क्या हो गई, मौखिक हो गई ना। तो मौखिक विधि को हम क्या कहते हैं, वार्तालाप विधि। जैसे आपस में बैठ करके दो दो व्यक्तियों के मध्य जो बातचीत होती है उसे हम कहते हैं मौखिक, है ना। तो वार्तालाप हो गए ना, वार्तालाप विधि हो जाएगी। वैदिक काले प्रयुक्तम शिक्षण विधि पाठशाला विधि, यानी वैदिक काल में जो शिक्षण विधि थी वो क्या थी, पाठशाला विधि, यानी वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि। वैदिक काल में क्या होता था कि जो शिक्षण करवाया जाता था वो गुरुकुल होता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से है कि यहाँ पे पाठशाला विधि। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाठशाला विधि। ठीक है ना, ये मैंने आंसर की आपको करवाई है। और आप थोड़ा ध्यान देना प्यारे साथियों, मैंने ये देखिए तीनों ही शिफ्ट की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट, तीनों के आंसर की मैंने डाल दी, और वो भी एक स्पष्ट उसके साथ में अच्छी तरीके से समझा करके। और ये भी मैंने डाली थी, बस आप लोगों की मांग के लिए डाली थी कि बोले सर ये भी डाल, तो मैंने ये भी कोशिश की है और ये भी डाल दिए। विद्यार्थियों, यदि मेरी क्लास या मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम में जो भी आपकी आएगी तो तुरंत पहले अपडेट मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।